हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कैश फार्मा। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारा 7th लेक्चर होने वाला है बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर की फार्माकोलॉजी फर्स्ट का। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स हमने देखा था क्या होता है, और हमने देखा था फार्माकोकाइनेटिक की दो मेजर्स, दैट इज़ योर एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने कल लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि आज के ही लेक्चर में हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे पूरा फार्माकोकाइनेटिक्स, सो इसके दो पार्ट्स बनेंगे। आज सेकंड पार्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स का। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, जो हमें लास्ट वीडियो में रह गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म, थर्ड मेजर ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स है। देखते हैं ये क्या होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म इज द कन्वर्जन ऑफ ड्रग फ्रॉम वन केमिकल फॉर्म टू अनदर। अगर मैं सिंपल वर्ड्स का यूज़ करूँ यहाँ पे, मैं कह सकता हूँ मेटाबॉलिज्म जो रहता है एक ऐसी प्रोसेस रहती है जिसमें ड्रग को कन्वर्ट किया जाता है एक फॉर्म से दूसरी केमिकल फॉर्म में। मतलब जो ड्रग हम लेते हैं अपनी बॉडी में, उस वो अगर एक फॉर्म में प्रेजेंट हो तो हमारी बॉडी उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। इसका दूसरा नाम है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो एक बायोलॉजिकल सिस्टम में होती है। मीन्स हमारी बॉडी में हो रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन, किसका? ड्रग मॉलिक्यूल का। इसको कहते हैं हम दूसरा नाम बायो ट्रांसफॉर्मेशन। कभी मेटाबॉलिज्म के बदले बायो ट्रांसफॉर्मेशन नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और क्या मैंने लिखा है? ड्रग्स आफ्टर एब्जॉर्प्शन मे बी इनएक्टिवेटेड और एक्टिवेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू अ मोर एक्टिव कंपाउंड। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है, लास्ट में हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जब एक ड्रग हमारे साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाए, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो जब एब्जॉर्ब होता है एक ड्रग, वो या तो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में हो सकता है या एक्टिवेटेड फॉर्म में हो सकता है। अब इस ड्रग को अगर वो इनएक्टिवेटेड है, इसको एक्टिवेट करने के लिए एक केमिकल रिएक्शन हो जाती है, इसको कन्वर्ट किया जाता है फ्रॉम इनएक्टिवेटेड टू एक्टिवेटेड। इसको कहते हैं हम मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन। या अगर हमारा ड्रग ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, इसको मोर एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं? इसका मेटाबॉलिज्म। बॉडी करती है इसका मेटाबॉलिज्म। ये होता है आपका मेटाबॉलिज्म। बेसिकली क्या होता है? एक ड्रग जो होता है, जो जिस केमिकल फॉर्म में होता है एक ड्रग, वो कन्वर्ट होता है इनटू अनदर केमिकल फॉर्म। इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की में बहुत सारी रिएक्शंस आती हैं, बहुत सारी रिएक्शंस आती है। जैसे कि मैंने यहाँ कुछ लिखी है। हाइड्रोलिसिस होता है, ये भी मेटाबॉलिज्म में ही होता है। ड्रग का कंजुगेशन होती है ड्रग की, ये भी मेटाबॉलिज्म में ही आता है। ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है, सारी केमिकल रिएक्शंस एक ड्रग पे होती है, किसमें? मेटाबॉलिज्म में। अब देखते हैं हम साइट्स क्या रहते हैं, बॉडी में किस किस साइट पे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है और कम मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, सबसे पहले मेन जो मेटाबॉलिज्म होता है किसी भी ड्रग का, वो लिवर में होता है। ओके, लिवर में होता है। क्यों? ये लिवर में ही ज़्यादा मेटाबॉलिज्म ही बाकी पार्ट्स में भी होता है, लेकिन लिवर में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि लिवर में सबसे ज़्यादा मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स पाए जाते हैं। वो एंजाइम्स मीन्स वो एंजाइम्स जो एक ड्रग का मेटाबोलाइज जो ड्रग को करते हैं, जो ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं, वो सबसे ज़्यादा लिवर में ही पाए जाते हैं। दैट इज़ वाई कि लिवर में सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म एक ड्रग का होता है। और इन मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स को ड्रग जब ये लिवर में प्रेजेंट हो, इनका एक स्पेसिफिक नाम है, वो है हेपेटिक माइक्रोजोमल ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स। ठीक है, मीन्स हेपेटिक मीन्स लिवर में प्रेजेंट है, माइक्रोजोमल ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स इनका नाम है। अब मैं एंजाइम पहले आपको बताता हूँ एंजाइम क्या है, ताकि क्योंकि इसका कंसेप्ट ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसमें। देखो एंजाइम क्या रहता है, बेसिकली एंजाइम एक कैटालिस्ट की तरह काम करता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कैटालिस्ट क्या रहता है। कैटालिस्ट का काम होता है एक केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ाना, केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ाना, मतलब एक केमिकल रिएक्शन को जल्दी जल्दी करवाना। ठीक है, और लास्ट पे जैसे अंदर गया था एक कैटालिस्ट, वैसे ही वापस आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, हमारे पास दो रिएक्टेंट से दो चीज़ें मिल रही थी, ए और बी, और एक कोई प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल एक्स बना रहा था। ये रिएक्शन धीरे धीरे हो रही थी। अब मैंने कोई इसमें कैटालिस्ट सी डाला। ठीक है, कैटालिस्ट सी डाला। ये क्या काम करता है? ये जल्दी जल्दी इस रिएक्शन को करवाता है और इनको कन्वर्ट कर देता है एक्स में, और खुद लास्ट पे फिर से बाहर वैसे का वैसा ही निकलता है। इसको कहते हैं कैटालिस्ट। वैसे ही हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, ये भी कैटालिस्ट का काम करते हैं। ये बेसिकली प्रोटीन्स रहते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। अब समझ आया ना एंजाइम्स क्या होते हैं? ठीक है, यही बात हो रही थी। क्या होता है कि लिवर में ये एंजाइम्स ज़्यादा पाए जाते हैं। जब जब ज़्यादा पाए जाएंगे तो मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा ही होगा वहाँ पे। और क्या मैंने लिखा है? अदर माइनर साइट्स, बाकी साइट्स जहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है वो है किडनीज में भी होता है, कम होता है, प्लेसेंटा में भी होता है, टेस्टिस में भी होता है, और प्लाज्मा में भी ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, ये रहा मेटाबॉलिज्म जो है ये पुअर रहता है, मतलब कम रहता है। किन में? चिल्ड्रंस में। क्यों पूरा कम रहता है? बिकॉज इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम्स, क्योंकि उनमें अच्छे तरीके से प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है उनका मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम्स, उनमें अच्छे तरीके से अभी डेवलप नहीं हुए होते हैं। सो दैट इज़ वाई कि उनमें पुअर मेटाबॉलिज्म रहता है। और ऐसे ही वुमेन जो रहती है, वुमेन जो रहती है, उनमें भी कम ही मेटाबॉलिज्म रहता है एज कम्पेयर टू मैन। मैन में ज़्यादा मेटाबॉलिज्म फास्ट चलता रहता है। वैसे ही और एक पॉइंट मैंने लिखा है इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर हो, उस टाइम पे मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा ही रहेगा। जब टेम्परेचर घटेगा तो मेटाबॉलिज्म भी वैसे का वैसा ही घटेगा। ठीक है,
अब अभी तक तो इंट्रोडक्शन था और साइट्स मैंने बोली मेटाबॉलिज्म की क्या क्या रहती है, कहाँ पे मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है। अब देखेंगे हम मेटाबॉलिज्म बेसिकली होता क्या है। मेटाबॉलिज्म को हम जब पढ़ते हैं ना, दो फेज में पढ़ते हैं, दो फेजेस में कंप्लीट होता है कौन मेटाबॉलिज्म। देखो फाइनल अगर मैं बात करूं, मेटाबॉलिज्म का मकसद एक ही काम होता है, वो होता है कि जो ड्रग एंटिटी हमारी बॉडी में आ चुकी है उसको कन्वर्ट करना है इनटू मोर एंड मोर पोलर मॉलिक्यूल, सो दैट कि ये बाहर चला जाए हमारी बॉडी से, काम करके जल्दी जल्दी बाहर चला जाए हमारी बॉडी से। सो पहला फेज हम देखते हैं अब मेटाबॉलिज्म का क्या रहता है। जो फेज वन है ना, इन रिएक्शंस का दूसरा नाम रहता है नॉन सिंथेटिक रिएक्शन या फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस। याद रखना, ये भी पूछे जाते हैं, कभी इस नाम से भी ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। क्या रहता है, फेज वन रिएक्शंस का दूसरा नाम है नॉन सिंथेटिक और फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शंस क्या रहती है, फंक्शनलाइजेशन याद रखो यहाँ पे, ये आपको समझ आएगा यहाँ से। क्या फंक्शनलाइजेशन मीन्स, जो ड्रग मॉलिक्यूल है, जो केमिकल एंटिटी हमारी बॉडी में आई है, उसको फंक्शनल ग्रुप्स ऐड होते जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स ऐड होते जाते हैं, दैट इज वाई इट इज नोन एज फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। देखिए अब क्या होता है, These reactions involve formation of a new or modified functional group और cleavage। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होती है, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन और डिसाइक्लाइजेशन। याद रखना फर्स्ट फेज में कौन कौन सी रिएक्शन होती है, याद रखना, एक एक करके, मिक्स नहीं करना फेज टू के साथ। क्या रहता है कि फेज वन में क्या होता है, जो हमारा ड्रग आया था वो मॉडिफाई हो जाता है। कैसे मॉडिफाई हो जाता है, उसमें ऐड हो जाता है कोई फंक्शनल ग्रुप या उसका क्लीवेज होता है, उस ड्रग का क्लीवेज, उसका ब्रेक डाउन होता है फेज वन रिएक्शन में। ठीक है, सिंपल में अगर मैं बोलूँ, चाहे फंक्शनल ग्रुप ऐड हो रहा हो या क्लीवेज हो रहा है, चाहे ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही हो, हाइड्रोलिसिस हो रही है या और कोई रिएक्शन हो रही है, हमारा हमारा जो मेन गोल रहता है ना यहाँ पे फेज वन में, वो रहता है कि ड्रग को इजीली एक्सक्रीट आउट करें हम बॉडी से, ड्रग इजी और इजीली हमारी बॉडी से बाहर जाए। ठीक है, बस ये फाइनल यहाँ पे हमारा मुद्दा रहता है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे, मैंने अभी बोला इसमें ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डिसाइक्लाइजेशन। अब एक एक करके इनको देखते हैं थोड़ा थोड़ा करके। असली तो आपको पढ़ना है मेडिसिनल केमिस्ट्री में, फार्माकोलॉजी में थोड़ा सा ही पढ़ना, वो भी मैं वहाँ पे आपको इलॉबरेटेड वे में पढ़ाऊंगा। अब ऑक्सीडेशन देखते हैं, आपने पढ़ा ही होगा ऑक्सीडेशन क्या रहता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या जब एक मॉलिक्यूल, एक ड्रग है हमारा, इसकी केमिकल जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे ऐड हो, क्या ऑक्सीजन ऐड हो, ऑक्सीजन, तब कहेंगे हम इस ड्रग की ऑक्सीडेशन हुई है, या कोई नेगेटिवली चार्ज रेडिकल इसमें ऐड हो, ठीक है, किसी ड्रग में ऐड हो, तब भी हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रही है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या इस स्ट्रक्चर से, इस केमिकल से क्या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, यहाँ पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल रिमूव हो रहा हो, या तो एडिशन हो रहा हो किसका, ऑक्सीजन, या नेगेटिवली चार्ज रेडिकल का, यहाँ रिमूवल हो रहा हो किसका, हाइड्रोजन या पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल का। आई होप ऑक्सीडेशन आप समझ लोगे। और इसका कन्वर्स है ऑक्सीडेशन, मतलब उल्टा, उल्टा मतलब जब एडिशन हो रहा हो हाइड्रोजन का और रिमूवल हो रहा ऑक्सीडेशन का, उस टाइम पे हम कहते हैं कि इसका रिडक्शन हो रहा है। बस इसका उल्टा कर देना है आपको, दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टाइप ऑफ एंजाइम्स है, वो आप याद रखना, उनको कहते हैं हम CYP450 एंजाइम्स। याद रखना, एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है, इनको, इनका दूसरा नाम है CYP मीनस साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स। याद रखना, ये रिडक्शन काज करवा देते हैं किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल का। अब हाइड्रोलिसिस नाम से पता चलता है कि जब एक ड्रग को हम क्लीव करें, एक ड्रग को ब्रेक करें हम बाई टेकिंग अप द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब वाटर की मदद से एक ड्रग को हम ब्रेक करें, उस टाइम पे कह रहे होंगे हम कि ड्रग का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। साइक्लाइजेशन मीन्स क्या होता है, जब एक ड्रग का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या हो रहा है, उसमें रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा हो, रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा हो, कोई भी रिंग स्ट्रक्चर हो, ठीक है, इसको कहते हैं साइक्लाइजेशन। जब डिसाइक्लाइजेशन की बात आती है तो हम क्या कहते हैं, अगर कोई ड्रग साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट हमारे पास हो और इस साइकिल में क्या हो रहा है, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है और ये फॉर एग्जांपल स्ट्रेट चेन बनता है या और कोई मतलब ओपन चेन इसका स्ट्रक्चर बन रहा हो, तब हम कहेंगे कि डिसाइक्लाइजेशन होता है। अब अभी तक तो फेज़ वन चल रहा था, अब हम फेज़ टू देखेंगे। देखो फेज़ वन में कुछ ही ड्रग्स बाहर जाती हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। मैंने पहले भी बोला था कि इनका एक ही काम होता है कि ड्रग को पोलर बनाएं, सो दैट इट विल गेट एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। पोलर मतलब इसलिए होता है क्योंकि लास्ट पे तो पानी में ही इसको बाहर जाना है ना, पानी में, या तो यूरिन में, या तो आपके फीसेस में, या तो स्वेट में, या किसी और तरीके से। सो दैट पोलर इज फाइनल ऑब्जेक्टिव इन दिस मेटाबॉलिज्म। अब फेज सेकंड में क्या जाता है, जो ड्रग्स फेज वन में एक्सक्रीट आउट या मेटाबोलाइज नहीं हो चुकी हों वो फेज टू में आती हैं। याद रखना, वही ड्रग्स फेज टू में आती हैं, या कुछ ड्रग्स ऐसी होती है वो डायरेक्ट फेज टू में आती हैं। इनका क्या नाम है, इनका दूसरा नाम है सिंथेटिक और कंजुगेशन रिएक्शन। याद रखना, उनका क्या था, उनका था नॉन सिंथेटिक और फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन, इनका है सिंथेटिक और कंजुगेशन रिएक्शन। क्या कह रहा है, मेनी ड्रग्स मेटाबोलाइज इन फेज टू, तब बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो फेज टू में आके मेटाबोलाइज हो जाते हैं, फेज वन में नहीं होती हैं। इट इन्वॉल्व्स कंजुगेशन हो जाती है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, जैसे ऊपर लिखा था कंजुगेट, मतलब मिल रहे किसी के साथ, ऐड हो रहा है किसी चीज़ के साथ। अब देखेंगे किसके साथ ऐड हो रहा है, किसके साथ कंजुगेट कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स कंजुगेशन विद एन इंडोजीनियस सब्सटेंस, किसी इंडोजीनियस सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट हो, उसके साथ जाके मिल रहे हैं ये ड्रग जो बाहर से हमने ली, और फिर क्या हो रहा हो, फिर ये फाइनली मेटाबोलाइज होकर हमारी बॉडी से बाहर जा रहा है। अब इंडोजीनियस सब्सटेंस में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जैसे कि हमारी बॉडी में इंडोजीनियस सब्सटेंस में आता है ग्लूकुरोनिक एसिड, ये भी एक इंपॉर्टेंट एसिड हमारी बॉडी में। वैसे सल्फेट्स हैं या ग्लाइसिन है, ये इंडोजीनियस सब्सटेंस रहते हैं, इनके साथ मिलकर ड्रग्स मेटाबोलाइज हो जाते हैं। अब सिंपल में अगर यहाँ पे समझाऊँ तो फेज सेकंड में कंजुगेशन होता है ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल्स और ड्रग केमिकल एंटिटीज विद द इंडोजीनियस सब्सटेंसेस विच आर मोर पोलर। अब और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, मेटाबोलाइज फॉर्म इन द सिंथेटिक रिएक्शन आर मोर पोलर एंड दस मोर एक्सक्रीटेड इन द किडनी, यूरिन एंड लिवर इन बाइल।
अब यहाँ पे ये मतलब हो रहा है इसका कि जो मेटाबोलाइट्स फेज़ 2 के बाद बन रही हैं एक ड्रग की, वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा पोलर होती है। इससे क्या होगा कि वो आराम से हमारी किडनी के थ्रू बाहर जा सकते हैं इन यूरिन एंड इन बाइल। ठीक है, ये था अभी तक फर्स्ट एंड सेकंड फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको बहुत बार अप टू योर 6th सेमेस्टर देखने को मिलेंगी आपके ड्रग्स जब आप पढ़ोगे एक एक करके। अभी तो ड्रग का नाम शुरू ही नहीं हुआ है। अब याद रखना, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पे एक टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म रहता है, इसका दूसरा नाम है प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। अब ये क्या रहती है, देखो ये मेटाबॉलिज्म कब होता है। मेटाबॉलिज्म और ड्रग ड्यूरिंग इट्स पैसेज फ्रॉम द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जब एक ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा हो, मैं कल बोल रहा था फॉर एग्जांपल ये हमारा ब्लड वेसल है, हमारी ब्लड वेसल है, और ये कोई एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस है, इसमें हमारा ड्रग पहले से प्रेजेंट है। अब हमारा ड्रग यहाँ से इस एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस से हमारे ब्लड में जा रहा है। जब ब्लड में जा रहा हो तो इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ब्लड में जा रहा है ना ड्रग, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा इसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मतलब इस यहाँ पे ये ड्रग थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इसको कहते हैं हम प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यहाँ से भी आधे ड्रग्स मेटाबोलाइज होकर बाहर जाते हैं। ठीक है, क्या रहा है, ऑल ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग, जो जितने भी ड्रग्स हम ओरली लेते हैं, मुंह से लेते हैं, और एक्सपोजर टू द ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम इन द इंटेस्टाइनल वॉल एंड लिवर। क्या बोल रहा है कि जितने भी ड्रग्स हम ओरली ले रहे हैं वो हमेशा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू जाते ही जाते हैं। कहाँ पे, या तो इंटेस्टाइनल वॉल में या तो लिवर में। लिवर में एक इंपॉर्टेंट वीन रहती है पोर्टल वीन, उसके वॉल में ये मेटाबोलाइज हो जाती है। अब यहाँ तक तो खत्म हुआ आपका मेटाबॉलिज्म। अगर समझ नहीं आएगा वीडियो को रिपीट करके एक बार फिर से देखिए, मैंने बिल्कुल ईजिली समझा रखा है। अब फोर्थ टाइप है किसका, फार्माकोकाइनेटिक का, दैट इज एक्सक्रीशन। मैंने क्या बोला था पहले दिन, ये फार्माकोकाइनेटिक्स में 4 चीज़ें आती है, ADME, याद रखना हमेशा पूछा जाएगा। ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ये 3 तो चली गई, अब एक बचा है दैट इज एक्सक्रीशन। अब हम एक्सक्रीशन देखेंगे। एक्सक्रीशन क्या रहता है, एक्सक्रीशन आपको पता ही होगा, ड्रग और देयर मेटाबोलाइट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय एक्सक्रीशन। मतलब अब हमारा ड्रग मेटाबोलाइज भी हुआ, ठीक है, अब तो वो मेटाबोलाइज हो चुका है, अब उसको एक्सक्रीट करना है, बॉडी से बाहर फेंकना है। ये प्रोसेस जो ड्रग को बाहर फेंके, बॉडी से बाहर करे, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन सिंपली। अब ड्रग्स एंड मेटाबोलाइट्स आर इरिवर्सिबली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इंटरनल टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जब एक्सक्रीशन होना, ये इरिवर्सिबल ट्रांसफर होता है, मतलब ये वापस नहीं जा सकता है। जो ड्रग बाहर चला गया वो वापस अंदर नहीं आ सकता है, ठीक है। ये इरिवर्सिबल ट्रांसफर होता है इनका ड्रग्स का, फ्रॉम इंटरनल, बॉडी के अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सक्रीशन, याद रखना। एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ऑल्सो इट इज टॉक्सिसिटी। मतलब जो ड्रग हमारी बॉडी में था, जो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन चल रहा था अभी तक, या इसकी टॉक्सिसिटी थी, अब ये अगर ये ड्रग एक्सक्रीट हुआ, बाहर चला गया, तो इसका जो एक्शन है वो भी कम हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, और टॉक्सिसिटी भी कम, कॉमन सेंस है, ठीक है। फिर एक्सक्रीशन ऑकर बाय फॉलोइंग वे। एक्सक्रीशन बहुत तरीकों से होती है, बहुत वेज में होती है एक्सक्रीशन। अब एक एक करके हम देखेंगे कैसे कैसे एक्सक्रीशन होता है। सबसे पहले किडनीज के थ्रू एक्सक्रीशन होता है, सबसे ज़्यादा एक्सक्रीशन यहीं से होता है, ठीक है। कैसे होता है, किडनीज के थ्रू बहुत तरीकों से होता है। सबसे पहला एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन, नेफ्रॉन्स में होता है आपके, कहाँ होता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। आपने पढ़ा होगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, आपने वहाँ पे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स पढ़े होंगे। ये एक्टिव ट्यूब्यूलर सेक्रेशन वहीं पे होता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में। वहाँ पे बेसिकली प्रेजेंट होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर्स, उनका नाम है OAT एंड OCT, याद रखना इन ट्रांसपोर्टर्स का नाम। फिर दूसरा है पैसिव ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर कप में होता है। कहाँ पे होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कप में, आपने वहीं पे कहाँ पे, नेफ्रॉन में। यहाँ पे क्या होता है, थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, वहाँ पे होता है आपका पैसिव ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ऑल नॉन प्रोटीन बाउंड ड्रग्स, जितने भी नॉन प्रोटीन बाउंड ड्रग्स होते हैं वो यहीं पे क्या होते हैं, फिल्टर होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं। फिर और एक है पैसिव ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे क्या होता है, ऑकर बाय पैसिव डिफ्यूजन, ये पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ये रीअब्जॉर्प्शन होता है, ड्रग्स एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। एंड डिपेंड्स अपॉन द लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, इस पे डिपेंड करता है, ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है ये पैसिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। फिर ये तो अभी तक चल रहा था किडनी से कैसे ड्रग एक्सक्रीट होता है। अब देखेंगे हम लंग्स के थ्रू कैसे ड्रग एक्सक्रीट होता है। वोलाटाइल ड्रग है जो जितने भी होते हैं ना, जैसे अल्कोहल होता है, जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं, वो लंग्स के थ्रू आपके एक्सपिरेशन से, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं, उस टाइम पे ये ड्रग्स, जितने भी वोलाटाइल ड्रग्स होते हैं, वहाँ से भी एक्सक्रीट, मतलब आपकी सांस से भी ड्रग्स बाहर जाती है, ओके। और एक है एक्सक्रीशन थ्रू सलाइवा, जब आप थूकते हो कभी, थ्रू से भी ड्रग्स बाहर जा सकते हैं, जैसे आयोडाइड ड्रग्स हैं या मेटालिक साल्ट्स हैं, ये आपकी थूक के थ्रू भी बाहर जा सकते हैं। मतलब फाइनल तो हमारा पॉइंट है एक्सक्रीट कैसे हो रहा है, ठीक है। और एक है थ्रू मिल्क, जब एक माँ अपने बच्चे को दूध देती है, वहाँ से भी ड्रग्स एक्सक्रीट आउट हो सकती हैं। जैसे कि बेसिक ड्रग्स जो होती हैं लाइक पैथेडीन, वो एक्सक्रीट आउट होती है बाई मिल्क, ठीक है। लेकिन यहाँ से जब दूध से जाती है ना, स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग्स एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। वैसे ये फिर थ्रू स्किन से भी, जब हम हमारे बॉडी पे स्वेट आता है कभी, वहाँ से भी ड्रग एक्सक्रीट आउट हो जाए, जैसे कि मर्क्यूरियल साल्ट से, आर्सेनिक है, हेवी मेटल जितने भी है, वहीं से। आपने देखा होगा कि हमारा जो पसीना होता है ना, वो उसमें ज़्यादा सोडियम एक्सक्रीट आउट हो जाता है, वो भी एक मेटल ही है, ठीक है। वैसे ही थ्रू इंटेस्टाइन के थ्रू भी ड्रग्स बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं इनटू द फीस के थ्रू, जैसे परक्यूट्यूस है, सिन्ना है, ओके। अब अभी तक तो चल रहा था आपका EDME, दैट्स योर फार्माको काइनेटिक्स। आपके सिलेबस में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एंजाइम इंडक्शन एंड एंजाइम इनहिबिशन। याद रखना, आप एंजाइम इंडक्शन क्या रहता है, एंजाइम इनहिबिशन क्या रहता है। मैंने पहले बोला आपको एंजाइम्स क्या रहते हैं, एंजाइम्स कैटालिसिस रहते हैं, एंजाइम इंडक्शन देखो अब क्या होता है।
A process in which a drug molecule induces or enhances expression of an enzyme is called as enzyme induction. For example, मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही थी बॉडी में। केमिकल रिएक्शन में क्या होता था कि एंजाइम एज कैटलिस्ट काम करता था। वो क्या काम करता था, एक ड्रग को फास्ट, एक रिएक्शन को वो फास्ट करा रहा था, उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहा था। ठीक है, वो उसका काम ये था कि वो रिएक्शन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करे। अब अगर कोई हम ड्रग ऐसा ले रहे हों, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब अगर हम कभी भी हमारी बॉडी में ऐसा ड्रग एक ले रहे हों जिससे जिससे वो एंजाइम्स ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस करा रहे थे, वो इन्हांस हो मतलब वो और ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा तेज़ी से काम करेंगे। उस टाइम पे हम कहेंगे कि एंजाइम्स का इंडक्शन हुआ है, उनको इन्हांस किया गया है, उनको इंड्यूस किया गया है। किसने? ड्रग ने किया है या किसी भी केमिकल मॉलिक्यूल ने जो हमने बाहर से लिया। मतलब ध्यान रखो, अब फिर से एक एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स थे, ठीक है? इनको देना था प्रोडक्ट हमारी बॉडी में एक्स, फाइनल प्रोडक्ट देना था, लेकिन ये स्लोली जा रही थी। अब हमने क्या किया था, पहले हमने किया था यहाँ पे 1 मिनट, हमने डाला था कोई भी एंजाइम सी, हमने डाला था एंजाइम सी। अब जब एंजाइम सी हमने डाला था, ये जल्दी करा रहा था इसको, ये जल्दी करा रहा था इस रिएक्शन को कंप्लीट। फॉर एग्जांपल ये पहले ये डालने से पहले फॉर एग्जांपल 2 मिनट में इस रिएक्शन को करा रहा। अब हमने ये एंजाइम डाला तो 1 ही मिनट दे रहा है, 1 ही मिनट दे रहा है। लेकिन अब हमने कोई ड्रग खाया, वो इस एंजाइम को इंड्यूस करा रहा है, इसको इन्हांस करा रहा है, इसको इसकी एक्शन को बढ़ा रहा है। अब ये रिएक्शन फॉर एग्जांपल 30 सेकंड्स में ही कंप्लीट हो जाएगी। इसको कहते हैं एंजाइम इंडक्शन करना, ठीक है? इसको कहते हैं एंजाइम इंडक्शन करना। ये कौन कर सकता है? हमारा ड्रग मॉलिक्यूल ये एंजाइम इंडक्शन कर सकता है। द एंजाइम साइटोक्रोम P450 ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफेरेज इपॉक्साइड हाइड्रोलेज ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज एंड अदर एंजाइम्स इन्वॉल्वड इन द xenobiotic metabolism are readily inducible by variety of substance। ये जितने भी यहाँ से है ना, ये सारे एंजाइम्स के नाम हैं जो हमारे ड्रग मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं। इन सारे एंजाइम्स को इंड्यूस किया जा सकता है, इनकी इंडक्शन की जा सकती है बाय डिफरेंट सब्सटेंसेस। दिस एंजाइम इंडक्शन कैन इंक्रीज और डिक्रीज द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ए केमिकल। मतलब अब अगर कोई ड्रग था जिसको हमारी बॉडी में कोई भी एक्शन देनी थी, जिस एंजाइम पे जाके वो एक्ट कर रहा था, उसकी इंडक्शन हुई है। अब उस एंजाइम की अब क्या होगा, या तो वो एक्शन ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, या वो केमिकल का क्या कम इफेक्ट आएगा। ठीक है, मतलब जब एंजाइम इंडक्शन हुआ, या तो वो बढ़ा सकता है या घटा सकता है किसको? बायोलॉजिकल इफेक्ट को। सिंपल है, मतलब मेटाबॉलिज्म करा रहा था कोई भी हमारा एंजाइम। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या था कि ये ड्रग को बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा था, कोई भी एंजाइम करा रहा था। अब वो एंजाइम इंड्यूस हो गया है, उसको इन्हांस किया गया है, अब वो जल्दी ये रिएक्शन करेगा, तो जल्दी इस ड्रग को बाहर फेंकेगा। ठीक है, उससे क्या होगा? बायोलॉजिकल इफेक्ट कम होगा या तो ज़्यादा होगा। अब और क्या है? एक्सपोजर टू मेनी कॉमन एनवायरमेंटल केमिकल्स कैन इंड्यूस मेटाबॉलिज्म। बहुत सारे केमिकल्स है जो एनवायरमेंट में भी पाए जाते हैं, जिनसे क्या हो सकता है? एंजाइम इंडक्शन हो सकता है। जैसे पोल्यूटेंट्स हैं, सिगरेट स्मोक है, डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इनसे एंजाइम इंडक्शन हो सकती है। अब एंजाइम इनहिबिशन, ये बिल्कुल इसके कन्वर्स में, इसका उल्टा है। क्या अभी तक हम क्या कर रहे थे, कोई ड्रग हम बाहर से ले रहे थे तो क्या होता था? एंजाइम्स की एक्टिविटी फास्ट हो जाती, वो इंड्यूस हो जाते थे। अब इनहिबिट कर रहे हैं, उन एंजाइम्स की एक्टिविटी को कम कर रहे हैं। उस वजह से क्या होगा? जो हमारी रिएक्शन है वो भी धीरे धीरे ही हो जाएगी ना। अब क्या होता है? एंजाइम इंडक्शन डिक्रीज इन द एंजाइम रिलेटेड प्रोसेस। जो भी एंजाइम कोई भी काम कर रहा था, ठीक है, या कोई भी एक्टिविटी कर रहा था, उसको हम घटा रहे हैं, उसको हम घटा रहे हैं। कौन घटा रहा है? कोई भी केमिकल जो हमने बाहर से लिया, ड्रग लिया। ठीक है, लिमिटेड मेडिसिनल वैल्यू, इसकी ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यूज़, एंजाइम इनहिबिशन की उतनी ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यूज़ नहीं है। एंजाइम इनहिबिशन जो है ना, 2 टाइप्स की रहती है, एक तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन रहती है और एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन रहती है। अब देखते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होते तो मैं इनको इंक्लूड ही नहीं करता यहाँ आपके इस लेक्चर में। सो प्लीज़ बोर मत हो जाना, लास्ट तक देखना लेक्चर कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन देखो क्या है, देखो पहले इनहिबिशन में दिखाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमारा एंजाइम था, ये मान लो एक एंजाइम, मैंने पहले ही बोला कि एंजाइम जो रहते हैं वो प्रोटीन के लिए रहते हैं, ध्यान देना। यहाँ पे एक एंजाइम एक प्रोटीन पे एक्टिव साइट्स रहती है। क्या रहती है? एक्टिव साइट्स। यहाँ पे मान के चलो ये जो साइट थी ना, ये एक्टिव साइट थी। यहाँ पे हर एक ड्रग, अगर कोई भी ड्रग बाहर से आता है वो यहीं पे एक्ट करता है। यहाँ कोई भी सबस्ट्रेट मतलब जो भी रिएक्टेंट आता है और उसको मदद करता है कभी ये एंजाइम रिएक्शन करवाने में, तो वो यहीं पे आके बाइंड हो जाता। अगर यहाँ पे नहीं होता ना तो रिएक्शन नहीं होती। अब क्या हुआ कि एक ही साइट है, फॉर एग्जांपल हमारे एंजाइम में प्रेजेंट एक ही साइट है, एक साइट है। अब यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है, किसका? एक सबस्ट्रेट का और किसका? और एक हमारे ड्रग का, जो इसको इनहिबिट करना चाहता है, एंजाइम की एक्टिविटी को खत्म करना चाहता है। क्यों? क्योंकि एंजाइम इस सबस्ट्रेट का रिएक्शन ज़्यादा तेज़ करने वाला था। ठीक है, अब समझ आ रहा है? मतलब एक ही जगह पे कंपटीशन चल रहा है, एक ही एक्टिव साइट पे कंपटीशन चल रहा है, इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मतलब क्या चल रहा है? जो हमारा ड्रग बाहर से इसको इनहिबिट करने वाला था, वो एक ही साइड पे लड़ रहे हैं दोनों। कौन कौन? सबस्ट्रेट, नॉर्मल सबस्ट्रेट और कौन? ड्रग। दोनों एक ही साइड पे जाके लड़ रहे हैं, बाइंडिंग साइड पे लड़ रहे हैं, एक कंपटीशन बन रहा है वहाँ पे। ठीक है, द प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्मर, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। अगर प्रोडक्ट बना भी तो वो नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट होगा।
एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दिए रखे हैं एंजाइम इनिबिशन के, कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन के। फॉर एग्जांपल एंजाइम एक लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये एंजाइम्स नीचे दिए गए हैं और यहाँ पे देखा लिखा है मैंने इंडोजीनस सबस्ट्रेट, कौन सा सबस्ट्रेट वहाँ पे जाना चाहता था और फिर बाहर से कौन सा इनिबिटर, कौन सा ड्रग आया उसने इस सबस्ट्रेट को इनिबिट किया, वहाँ पे जाने से रोका। कौन सा एंजाइम है? कोलिन स्टीरेस। कौन सा है? कोलिन स्टीरेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोलिन स्टीरेस मान लो इसकी एक्टिव साइट थी। यहाँ पे कौन आना चाहता था? इंडोजीनस सबस्ट्रेट। कौन सा? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन यहाँ पे आना चाहता था, लेकिन यहाँ से कौन सा आया? इनिबिटर आया। कौन? फाइसोस्टिगमेन। इसको इसने इसके साथ लड़ाई करके इसको हटाया यहाँ से, तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं आगे, समझे? वैसे ये मोनो एमिनो ऑक्सीडेज ई, ये भी एक एंजाइम है। इसका कौन सा सबस्ट्रेट था? कैटेकॉल एमीन्स, लेकिन इनिबिटर आ रहा है, कौन आ रहा है? मोक्लोबिमाइड। ठीक है, ध्यान रखना। अब जब केमिकल ये क्या बोलते हैं इसको, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हो रही है ना, यहाँ पे Km इंक्रीज हो रहा है, Km इंक्रीज हो रहा है और Vmax डिक्रीज हो रहा है। अब Km और Vmax क्या रहता है? Km रहता है रेट कांस्टेंट, जो रिएक्शन चल रही थी ना इसका रेट कांस्टेंट है, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में इंक्रीज हो रहा है। और Vmax मतलब वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन वो डिक्रीज हो रही है। याद रखना, ये 2 पॉइंट्स याद रखना, लास्ट में मैंने स्टार पॉइंट में दिए रखे हैं। अब अभी तक तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन था, अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में सिंपली यहाँ पे कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है। क्यों कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है? सुनो, देखो क्या होता है। एक एंजाइम था ऐसे, एक एंजाइम था, ध्यान से देखो मैंने क्या बनाया। एक एंजाइम था ऐसे, यहाँ पे इसकी एक्टिव साइट थी, ये थी एक्टिव साइट, यहाँ पे सबस्ट्रेट आके लग जाता था, यहाँ पे सबस्ट्रेट आके लग जाता था। अब इसके पास और एक साइड है, एलोस्टेरिक साइड है, यहाँ पे आके ड्रग इसको इनिबिट कर देता है। इस साइड के साथ इसने कुछ नहीं किया, इसने यहाँ से अलग साइड पे एक्ट किया। इसको कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिशन नहीं हुआ ना, इसको कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। यहाँ पे अब क्या होता है? द इनिबिटर रिएक्ट विद एडजेसेंट साइड, ठीक है, एडजेसेंट साइड पे जाके वो इस रिएक्शन को रोक रहा है। अल्टर द एंजाइम इन सच अ वे दैट इट लूज कैटालिटिक एंजाइम, ठीक है, मतलब ये रिएक्शन में क्या काज कर देता है? ये अल्टर कर देता है इस एंजाइम को, कैटालिटिक एक्टिविटी उस एंजाइम की खत्म कर देता है, ये वाला ड्रग जो बाहर से गया। इसमें क्या रहता है? इसमें जो Km रहता है ना, रेट कांस्टेंट, वो अनचेंज्ड रहता है और Vmax जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन रहता है वो रिड्यूस हो जाती है। ध्यान देना इन 2 पॉइंट्स पे। देखो अब यहाँ पे आपके सिलेबस में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। मतलब हमारी बॉडी से ड्रग बाहर जा रहे हैं, बहुत सारे ड्रग्स आ रहे हैं, उनका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और फाइनली उनका मेटाबॉलिज्म होकर एक्सक्रीशन हो जाता है, हमारी बॉडी से बाहर जा रहा है। एलिमिनेशन भी वैसा है। अब अगर एलिमिनेशन बॉडी से हो रहा है, किस रेट के हिसाब से जा रहा है ड्रग हमारी बॉडी से बाहर, कैसे जा रहे हैं ड्रग्स हमारी बॉडी से बाहर? ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ से ड्रग आया दूसरी तरफ से चला गया, ऐसा तो नहीं है एक अगर हमने 10 घंटे पहले ड्रग ली और फिर वो 10-20 घंटे के बाद ही बाहर जा रही है, नहीं ऐसा नहीं है। अब देखेंगे हम कि डिफरेंट ड्रग्स कैसे हमारी बॉडी से बाहर जा रहे हैं। देखो काइनेटिक्स, पहले एलिमिनेशन देखो क्या होता है, सम ऑफ मेटाबॉलिक इनएक्टिवेशन एंड एक्सक्रीशन। इसमें दोनों चीज़ें आती है, एलिमिनेशन में दोनों आती हैं। एक तो मेटाबॉलिक इनएक्टिवेशन मतलब मेटाबॉलिज्म रहता है और एक्सक्रीशन भी रहता है, मेटाबॉलिक इनएक्टिवेशन भी रहता है और एक्सक्रीशन भी, दोनों एलिमिनेशन में आते हैं, याद रखें। अब काइनेटिक्स देखते हैं हम एलिमिनेशन का। देखो क्या काइनेटिक्स कैसे ये चलता है, एलिमिनेशन कैसे एक पूरी प्रोसेस हो जाती है। काइनेटिक्स देखो पहले हमें मदद किस में करता है काइनेटिक्स, समझो कि कैसे, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है काइनेटिक्स समझने की। इट हेल्प अस in knowing the basis for as well as serves as devise rational dosage regimens and to modify them according to individual needs। देखो अगर हमें पता होगा ना पहले से ही कि एक जो ड्रग है इसका कैसा काइनेटिक्स है, मतलब ये बॉडी में कितने देर तक के लिए रुकेगा, कितने टाइम तक ये अपना इफेक्ट देगा और कितनी जल्दी ये बाहर जाएगा बॉडी से, उससे हमें ये पता चलेगा कि हमें ड्रग अपना कैसा बनाना है, उसको हम कैसी प्रॉपर्टीज़ देंगे कि वो एक ऑप्टिमम वो प्रॉपर्टीज़ दिखाएं हमारी बॉडी में, ऑप्टिमम इफेक्ट शो करे, ठीक है। और इंडिविजुअल की नीड्स भी हमें पता चलती हैं इससे, ठीक है, कि कितना ड्रग चाहिए एक बंदे को, कितना डोज चाहिए इसको। दैट इज़ वाई कि काइनेटिक्स समझना एक इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे लिए। अब 3 फंडामेंटल फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स रहते हैं, 3 फंडामेंटल फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स रहते हैं। एक तो बायो अवेलेबिलिटी रहती है एक ड्रग की, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रहता है एक ड्रग का, और क्लियरेंस रहता है, ठीक है। ये एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पे अभी मैं क्लियरेंस ही समझाऊंगा, बाकी तो भी आराम से आपको समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। देखो सबसे पहले क्लियरेंस देखो क्या रहता है। क्लियरेंस बेसिकली रहता है, ये थ्योरेटिकल वॉल्यूम रहता है ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच द ड्रग इज कम्प्लीटली रिमूव्ड इन यूनिट टाइम। देखो क्या रहता है क्लियरेंस बेसिकली, अगर हम बोलेंगे ना कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट है ड्रग, लेकिन अब एलिमिनेट हो रहा है ड्रग, हमारी बॉडी से बाहर जा रहा है, अब ये थ्योरेटिकल वॉल्यूम हम ले रहे हैं कि कितना प्लाज्मा ऐसा, कितना ब्लड ऐसा है जिससे ड्रग बाहर चला गया, अब वो ड्रग के बगैर रहा है, किसके बराबर में रहता है? इन यूनिट टाइम, ठीक है। क्लियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन, किस रेट के हिसाब से ड्रग एलिमिनेट हो रहा है डिवाइड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन, कितने प्लाज्मा में ये बाहर चला गया है अभी तक। अब देखो यूजुअली 2 काइंड्स ऑफ एलिमिनेशन काइनेटिक्स, याद रखना यहाँ से इंपॉर्टेंट है, 2 टाइप्स के एलिमिनेशन के काइनेटिक्स समझने पड़ते हैं हमें, देखने पड़ते हैं हमें, ठीक है, किसमें? ड्रग एलिमिनेशन में। देखो क्या क्या रहता है, एक रहता है 0 ऑर्डर काइनेटिक्स और एक रहता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड 0 ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। देखिए क्या रहता है ये, पहले 0 ऑर्डर पे आते हैं। देखो 0 ऑर्डर में क्या रहता है, 0 ऑर्डर में क्या होता है कि कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम फ्रॉम द बॉडी, नॉट डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द ब्लड, ठीक है। देखो क्या रहता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि मैंने एक बॉडी को एक पेशेंट को दिया है, फॉर एग्जांपल 1000 mg का डोज दिया है,
1000 mg का डोज दिया है। अब ये ड्रग मेटाबोलाइज होके बॉडी से बाहर जा रहा है, ब्लड में था अब बाहर जा रहा है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लूँ कि देखिए हर 1 मिनट, हर 1 घंटे में, 1 आवर में फॉर एग्जांपल 100 mg ड्रग बाहर जा रहा है, 100 mg ड्रग बाहर जा रहा है। नेक्स्ट फिर 1 आवर में भी फिर से 100 mg जा रहा है, नेक्स्ट 1 आवर में भी फिर से 100 mg जा रहा है। अगर मैं देखूँ तो टोटल कितना टाइम लगेगा, 10 घंटे लगेंगे ना, क्योंकि 1 घंटे में सिर्फ 100 mg ही जा रहा है। मतलब इक्वल अमाउंट जा रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सिंपल में समझो, इक्वल अमाउंट जा रहा है बाहर इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। 1 घंटे में 100 mg, दूसरे घंटे में फिर से 100 mg, तीसरे घंटे में फिर से 100 mg, चौथे घंटे में फिर से 100 mg। ये जो रेट है ना, इसको कहते हैं हम जीरो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, जीरो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन। ठीक है, अब देखो ये डिपेंड इस पे नहीं कर रहा है, देखो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग पे डिपेंड नहीं कर रहा है इन ब्लड। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं 2 घंटे के बाद देखूँ, 2 घंटे के बाद इसी कंडीशन में 2 घंटे के बाद देखूँ कितना चला गया होगा बाहर, 200 mg चला गया होगा 2 घंटे के बाद, बचा कितना होगा 800 mg, 800 mg। ये इस 800 mg पे इफेक्ट नहीं करेगा, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। अब 800 mg ही है, अब मैं थोड़ा सा कम जाऊँ, नहीं पहले 1000 था मैं ज़्यादा जा रहा था, अब 800 mg बचा है अब थोड़ा सा कम जाऊँ, नहीं ऐसा नहीं है। ये हमेशा कंटिन्यूसली जब तक खत्म होगा इक्वल अमाउंट्स में बाहर चला जाएगा। सो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। कौन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर बिल्कुल इसके थोड़ा सा अपोजिट में, देखिए कैसे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग ऑफ क्वांटिटी ऑफ ड्रग क्वांटिटी इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म ऑकर्स पर यूनिट टाइम। फ्रैक्शन की बात की गई है। देखिए क्या है, अभी वैसे ही एग्जांपल देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मैंने किसी पेशेंट को दिया 1000 mg। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ कि पहले 1 आवर में, पहले अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात चल रही है, फर्स्ट आवर में फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, 1/4 ड्रग बाहर चला गया। 1/4 ड्रग, जब मैं इसका 1/4 देखूँ ना तो 250 बन जाता है, मतलब 250 mg 1 आवर में बाहर चला गया। बचा कितना, बचा 750 mg बचे। ये तो 1 घंटे में 1/4 चला गया, मतलब 250 mg 1 घंटे में चला गया। अब क्या होगा देखो, 750 बचा ना, अभी इसको फाइनल क्वांटिटी कंसीडर करेगा। 750 का 1/4 जो जितना भी होगा वो बाहर चला जाएगा। समझ आया, यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। मतलब हमारी बॉडी में पहले घंटे में जितना बाहर चला गया, अब बचा कितना है, अब उसका इक्वल फ्रैक्शन, जितना फ्रैक्शन इसने पहले बाहर किया था उतना ही फ्रैक्शन ये अब करेगा बाहर। समझ आ रहा है ना, वही बात है। इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन। ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा ड्रग बाहर चला जाएगा, उतना ज़्यादा बाहर ड्रग चला जाएगा। ठीक है, पहले तो सबसे ज़्यादा ही होगी और फिर जितना टाइम चला जाएगा थोड़ी ये कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और एलिमिनेशन भी कम होती जाएगी। बस सिंपल ही है। अब जीरो ऑर्डर जो एलिमिनेशन काइनेटिक्स है ना, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से कंसंट्रेशन देखूँ और यहाँ से टाइम देखूँ, ये 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे 4 घंटे, 100 mg 200 mg 300 mg 400 mg 500 600 700 mg। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ 1 घंटे में 100 mg जा रहा है, मतलब यहाँ पे 1 घंटा 100 mg, 2 घंटे 200 mg, 3 घंटे 300 mg, 4 घंटे, मतलब एक लीनियर लाइन यहाँ पे बन रही है, लाइन ग्राफ बन रहा है। इसको कहते हैं जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन काइनेटिक्स। यहाँ पे क्या रहता है, dA/dt इज इक्वल टू -K0, किसके बराबर में रहता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब जितना भी अमाउंट था हमारे ड्रग का 1 यूनिट टाइम में कितना चेंज हो रहा है, -K0, इसके हिसाब से बाहर जा रहा है। K0 क्या रहता है, ये जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट रहता है, ध्यान देना इस पर। वैसे ही फिर फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन काइनेटिक्स क्या रहता है, इसमें क्या होता है, इफ अमाउंट ऑफ ड्रग A इज डिक्रीजिंग एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ the amount of drug A remaining in the body, the rate of elimination of a drug is equal to dA/dt minus K1A। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अमाउंट जो ड्रग का था पहला का अमाउंट वो A था, ठीक है, अब वो डिक्रीज होते जा रहा है, एक प्रपोर्शन में डिक्रीज होते जा रहा है। अब कितना डिक्रीज हो रहा है उसी अकॉर्डिंगली एलिमिनेट भी होता जाएगा। इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, और यहाँ पे -K1 जो है वो है फर्स्ट ऑर्डर रेट का कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब मोस्ट ड्रग्स, जितने भी ज़्यादा ड्रग्स है ना, मोस्ट ड्रग्स वो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन ही दिखाते हैं, ध्यान रखना। जीरो ऑर्डर ज़्यादा नहीं दिखाते, फर्स्ट ऑर्डर ज़्यादा दिखाते हैं। सो जो जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया, यहाँ पे आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो रहा है फार्माकोलॉजी फर्स्ट का। जितने भी टॉपिक्स थे मेरे हिसाब से, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, एक एक करके मैंने हर एक वीडियो में उनको कवर कर रखा है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो मिस हुआ होगा। अगर कहीं पे कोई भी पॉइंट मिस हुआ होगा या कहीं पे कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया होगा, प्लीज़ डू टेल इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट कि मुझे भी पता चले कि मुझे कैसे पढ़ाना है, आगे कैसे मेहनत करनी है मुझे भी, और आपको भी हेल्प मिलेगी। सो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी था। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ।